हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि आकाश के एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं अपने पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। पता करो यार, दुनिया में एक ही आकाश थोड़े है। मेरी आंखें भर आई थी। घबराहट और एंजाइटी के मारे मेरा शायद बीपी हाई होने लगा था। श्वेता ने कहा, प्रिया अपने आप पर कंट्रोल रखो, हम चल कर मालूम करते हैं। सबसे पहले हम सुब्रमण्यम सर के पास गए। उन्होंने कहा, हाँ ये सही है। आकाश की जेब से मिले ड्राइविंग लाइसेंस और कॉलेज के प्रोग्राम के इनविटेशन से उसकी पहचान हुई है। क्योंकि उसके घर पर किसी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए पुलिस ने कॉलेज अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। सर की बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल पड़ी, पर सर मैं कल ही तो उससे मिली थी। कल कल्चरल प्रोग्राम के वक्त वो मेरे साथ था। ये गलत है सर, ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। कहते कहते मेरी आवाज़ भरा गई थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है प्रिया? सर भी सोच में पड़ गए। सोचते हुए बोले, चलो एक बार के लिए हम तुम्हारी बात मान भी लें तो आकाश को किसी और ने भी देखा होगा, कोई और भी मिला होगा। सर ने अली, विकास, रानी और श्वेता की तरफ देखा। क्या आप लोगों में से किसी ने आकाश को देखा या मिले? सभी की तरफ से ना सुनने के बाद सब फिर सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद बोले, अली और विकास, तुम दोनों जाकर बॉयज गेस्ट हाउस में लड़कों से पूछो, उनमें से किसी ने आकाश को देखा या उससे मिला। ओके सर, कहकर विकास और अली सर के चैम्बर से बाहर निकल गए। प्रिया तुम यहाँ बैठो एंड रिलैक्स। सर ने मेरी घबराहट को देखते हुए मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाई। थैंक्स सर, मैंने कृतज्ञतावश कहा। जब तक मैंने कॉफ़ी पी तब तक अली, विकास वापस लौट आए। उनके अनुसार न तो किसी ने आकाश को देखा न मिला, यहाँ तक कि गार्ड ने भी नहीं देखा। उन्होंने और लोगों से भी पूछा पर किसी ने नहीं देखा था। बात बहुत उलझती जा रही थी। सभी सोच में पड़ गए थे और मेरी ओर शक की नज़रों से देख रहे थे कि कहीं ये मेरी कोरी कल्पना तो नहीं। सबकी नज़रों को भांपते हुए मैं बोली, सर मुझे मालूम है कि आप लोग सब इसको मेरी एक कोरी कल्पना मात्र मान रहे होंगे। कोई भी अगर ऐसी बात बोलेगा तो लोग उसे पागल ही बोलेंगे। पर मैं श्योर हूँ सर, मैं मिली थी उससे, वो आया था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। सर हॉल की और हॉल के बाहर कॉरिडोर की सीसीटीवी की फुटेज मंगा कर देखिए, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। गुड आइडिया, सर ने बोला और साथ में सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से फुटेज मंगाया गया और सर के चैम्बर के बड़े एलईडी टीवी पर सब देखने बैठ गए। फुटेज शुरू हुए। मैं और श्वेता, अली, विकास सब हॉल में एंटर करते हुए दिखाई दिए। मैं अपनी सीट पर बैठी दिखाई दी। मेरी लाइन के उस पार एसले के पार कॉर्नर वाली खाली सीट दिखाई दे रही थी। मैंने सबको बताया, हाँ यही सीट, इसी सीट पर वो बैठा था। अभी देखिए सर, कुछ देर बाद वो आकर बैठेगा, फिर हम बाहर जाएंगे। पहले वो फिर मैं उत्साहित थी, पर आधा घंटा बाद की फुटेज में भी कुछ नहीं नजर आया। हाँ, मैं ज़रूर बाहर जाते दिखाई दी। सर ज़रा फिर से चलाइए, शायद वो नज़र आए। मेरे कहने पर फुटेज रिप्ले किया गया, पर फिर वही, सिर्फ मैं बाहर जाते दिखाई दे रही थी। मेरा सर चकराने लगा। सब मेरी और प्रश्नवाचक नज़रों से देख रहे थे। शायद कॉरिडोर के फुटेज में आकाश नजर आए। मैं अभी भी आशावंतित थी। कॉरिडोर के फुटेज में मैं गेट से बाहर निकलते हुए नजर आई और बाहर ठीक उसी जगह रुकती हुई नजर आई जहां मुझे आकाश खड़ा मिला था। मैं बोल रही हूँ, हंस रही हूँ, पर अकेली। आकाश फुटेज में नहीं दिख रहा है। मैं हंसते हंसते जाकर हॉल की सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ और बातें करते नजर आती हूँ, जैसे मेरी बगल में कोई बैठा हो। मेरा सर अब फटा जा रहा था। प्रिया, यहाँ सिर्फ तुम नजर आ रही हो, आकाश तो कहीं है ही नहीं। सुब्रमण्यम सर की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। ये कैसे हो सकता है? मैं सोफे पर निढाल हो गई। चक्कर सा आ गया मुझे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो अपने को रूम के बिस्तर पर और साइड में श्वेता को बैठे हुए पाया। उठने की कोशिश करने लगी पर बदन निढाल था, कमजोरी सी थी। देखा हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उठो मत, लेटी रहो, श्वेता ने कहा। क्या हुआ था मुझे? आकाश का कुछ पता चला? मैंने बेचैन होकर पूछा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, अपने को स्ट्रेस मत करो। अली, विकास पता कर रहे हैं। तुम लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हो ना?
मैंने लेटे लेटे श्वेता की ओर देखकर पूछा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम्हारी बात का कोई सबूत भी तो नहीं है ना साबित करने के लिए। उसकी बात सही थी। मैं सोचने लगी ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। प्रिया, श्वेता की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, वो कहने लगी। सबका ये सोचना कि हम लोगों को एक साइकोट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए, मतलब मैं पागल हो गई हूँ ना, तुम लोग यही समझ रहे हो। मैं आपा खोने लगी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो हमारे दिमाग में असर करती है और वो हमें नज़र आने लगती है। श्वेता अपना तर्क देने लगी। अगर ऐसा होता तो मुझे चीज़ें उस वक्त ही क्यों नज़र आई, पहले क्यों नहीं, अभी क्यों नज़र नहीं आती? मैंने गुस्से से कहा। श्वेता मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, समझने की कोशिश करो प्रिया, जो कुछ हो रहा है या हुआ है सामान्य नहीं है। लोग ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। या तो ऐसा कहने वालों को लोग पागल समझते हैं या किसी तरह की भूत प्रेत का साया। समझ रही हो ना? मैं, विकास रानी और अली तो तुम्हारी बात का विश्वास कर रहे हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि और लोग भी तुम्हारी बात का विश्वास करें। इसलिए हमने सोचा है कि मेडिकल एडवाइस और हेल्प भी ली जाए, जिससे हम बाकी लोगों को आसानी से हमारी बात समझा सकेंगे, वरना आकाश को दिया वादा कैसे पूरा कर पाएगी? श्वेता ने मुझे समझाते हुए कहा। बात मेरी समझ में आ रही थी। थोड़ी देर में सर के साथ एक भली सी लगने वाली अधेड़ उम्र की महिला ने, जो साइकोलॉजिस्ट थी, कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, कैसी हो प्रिया, अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ, मैंने अनमने ढंग से जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर वो मुस्कुराई और कहा, मुझे अपनी दोस्त समझो। उन्होंने सबको बाहर जाने के लिए कहा। प्लीज आप लोग कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। मेरे पास बैठते हुए कहा, मैं डॉक्टर मेघा हूँ, मुझे पूरी बात बताओ कि क्या कब कैसे हुआ। शायद ये उनका इलाज का तरीका था। न चाहते हुए भी मैंने उनको सारी बात बताई। पूरे टाइम उनके चेहरे पर हाव भाव आते जाते रहे और कुछ कुछ वो अपनी डायरी में नोट करती रही। मेरी बात खत्म होते ही उन्होंने कहा, कोई करे ना करे, मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर रही हूँ। फिर एक मधुर मुस्कान के साथ पूछा, बहुत चाहती हो ना आकाश को? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे आंसू तुम्हारे प्यार की गवाही दे रहे हैं। माँ के जाने के बाद ऐसा दुलार पाकर मेरी रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, इंसान की जो सबसे बड़ी ताकत है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, और वो है उसके इमोशंस। तुम्हें उन पर काबू पाना होगा और आकाश को दिया वादा पूरा करना होगा। डॉक्टर के मुंह से ये सुन के मैं आश्चर्यचकित थी, पर शायद साइकोलॉजिस्ट इसी तरह इलाज करते होंगे। मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए होगा। क्या तुम मेरा सहयोग करोगी? वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। तुम उस दिन आकाश के पेरेंट्स से मिलने नहीं जा पाई, क्या इस बात को लेकर तुम्हारे मन में कोई अपराध बोध है? मेरे हाँ कहने पर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, कल जब तुम्हें आकाश मिला था और वो शादी के लिए ऑफर करता तो क्या तुम मान जाती? हाँ शायद। मेरे इस जवाब से वो संतुष्ट नहीं थी। शायद यहाँ साफ कहो। उन्होंने कहा, जी हाँ। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आकाश को कितने अच्छे तरीके से जानती हो तुम? उसकी कोई बुरी आदत? उनका अगला सवाल था। वैसे तो कोई बुरी आदत नहीं थी, पर हाँ सिगरेट पीने का शौक था। मैंने याद करते हुए कहा, एक पर्सनल सवाल, जवाब नहीं देना चाहो तो मत देना। तुम उसे 2 साल से जानती हो, तुम्हारा रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज था। हर मनुष्य के शरीर की एक गंध होती है जो हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, और जिसके हम अक्सर नज़दीक रहते हैं उसकी गंध को हम भली भांति पहचानते हैं। तुम भी आकाश के शरीर की गंध को पहचानती होगी। हाँ डॉक्टर, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का डिओड्रेंट भी इस्तेमाल करता था। वेरी गुड। डॉक्टर ने आगे पूछा, क्या कल जब तुम उससे मिली तो उसमें से वो पर्टिकुलर गंध आ रही थी? सोच के बताओ। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, नहीं। एक्सीलेंट कहकर उन्होंने अपना अगला सवाल पूछा, उसने कल क्या पहना था? कपड़ों का कलर या टाइप याद है? हाँ डॉक्टर, उसने ब्लू जीन्स पर सफ़ेद काली लाइंस वाली शर्ट और ब्राउन शूज पहने थे। ओके डॉक्टर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचती नजर आई। ओके वन लास्ट क्वेश्चन कहकर वो मुस्कुराई। जब तुम उसके साथ रही उस 1 घंटे में क्या उसने सिगरेट पी? मैंने कहा, जी डॉक्टर। जब हम सीढ़ियों पर जाकर बैठे तो उसने सिगरेट पी थी।
ओके कहकर डॉक्टर मेघा ने सबको अंदर बुला लिया और डीन सर से पूछा, क्या हम उस सीसीटीवी फुटेज को फिर से देख सकते हैं? यस यस, क्यों नहीं, डीन सर ने कहा। फुटेज मंगवाया गया। डॉक्टर मेघा की उपस्थिति में उसको दोबारा देखा गया। सीढ़ियों वाले फुटेज को डॉक्टर मेघा ने 3 से 4 बार देखकर उसे जूम करने के लिए कहा। जूम करने पर सिगरेट का जलता हुआ सिरा और उड़ता हुआ धुआं देखा जा सकता था। उन्होंने सर को कहा, सर कैन यू समथिंग? धुआं भी है और सिगरेट का जलता हुआ सिरा भी दिखाई दे रहा है। शायद आप लोग पहले इसलिए इस चीज़ को नोट नहीं कर पाए क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में बहुत दूर फिक्स होने की वजह से पिक्चर धुंधली है। जूम करने पर यह सब दिखाई दिया। इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? सब लोगों ने सम्मिलित स्वर में पूछा। डॉक्टर मेघा ने समझाते हुए कहना शुरू किया, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है पैरासाइकोलॉजी, जो पैरानॉर्मल साइंस भी कहलाती है। जैसा कि नाम से विदित है, वो सब बातें जो नॉर्मल नहीं हैं या जो मानव मस्तिष्क की सोच से परे हैं, उनके बारे में बात करती हैं। सामान्यतः भूत प्रेत या आत्माओं से संबंधित मानी जाती हैं। पर इसका मतलब सिर्फ यह ही नहीं होता। आपने टेलीपैथी, पूर्वाग्रह इत्यादि के बारे में जरूर सुना होगा, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? सर ने उत्सुकतावश पूछा। डॉक्टर ने आगे बोलना जारी रखा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सारी बातें सुनने के बाद मैं कह सकती हूँ कि यह एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। आकाश का एक्सीडेंट 6 बजे हुआ, वहीं वो 6:30 बजे प्रिया के पास कॉलेज में था। वो आकाश नहीं, उसकी अतृप्त आत्मा थी जो प्रिया से मिलने आई थी। ऐसा भी माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा अपनी अतृप्त इच्छाएं, अपने अधूरे काम जो सबसे ज़्यादा शिद्दत से करना चाहते थे, उसे करने के लिए वो जरूर आते हैं और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते वो यहीं आसपास रहते हैं। आकाश जब यहाँ के लिए निकला तो उसका मकसद प्रिया से मिलना था, जो उसकी अकाल मृत्यु के कारण नहीं हो पाया। प्रिया से मिलने की शिद्दत उसकी आत्मा को यहाँ खींच लाई। दूसरा, आकाश को कहीं न कहीं ये एहसास भी था कि प्रिया इस अपराध बोध के साथ जी रही होगी कि वो आकाश के माता पिता से मिलने नहीं जा पाई। प्रिया का ये अपराध बोध से भी उसे मुक्त करना था। आकाश अगर जिंदा होता तो शायद वो प्रिया से शादी करने के लिए कहता, क्योंकि वो अपनी बेटी काजल को माँ का प्यार देना चाहता था, पर वो हो नहीं पाया। इसलिए उसने आए मिनुस की आत्मा ने प्रिया से वादा लिया। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश रचती है। वहीं यहाँ हुआ। उसकी आत्मा अपने इन्हीं मकसद से यहाँ आई थी। दूसरी चीज़, वो कपड़े जो प्रिया ने आकाश को पहने हुए बताया है, वो बिल्कुल हूबहू पुलिस रिपोर्ट में दर्ज आकाश के कपड़ों से मेल खाता है। आत्माएं कभी फोटोग्राफ नहीं की जा सकती, इसलिए सीसीटीवी फुटेज में प्रिया के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा, पर सिगरेट और उसका धुआं यहाँ देखा जा सकता है। और जैसा कि मुझे बताया कि उसने उस दिन आकाश के शरीर से किसी भी प्रकार की गंध महसूस नहीं की, क्योंकि आत्माओं में मनुष्यों के शरीर की तरह कोई गंध नहीं होती और आत्माएं हर किसी को नहीं दिखती, सिर्फ उन्हीं को दिखती हैं जिनसे वो कुछ कहना चाहती हैं या कुछ करवाना चाहती हैं। सबके मन में आए डर को भांपते हुए डॉक्टर मेघा ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बस अनकही बातों को कहने और अधूरे कामों के पूरा होते ही यहाँ से चली जाती हैं। ये सब बातें सुनकर मेरी रुलाई छूट चुकी थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। ये सब मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। डॉक्टर ने मेरी ओर देखकर कहा, प्रिया, तुम्हें इस सच को स्वीकार करना होगा कि आकाश अब हमारे बीच में नहीं है और अब तुम्हें आकाश से किए हुए वादे को पूरा करना है। सबकी ओर देखते हुए कहा, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को प्रिया को यह पूरा करने में इसकी यथासंभव मदद करनी चाहिए। वही आकाश को आप सबकी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी और तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ओके प्रिया, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट, कह डॉक्टर मेघा चली गई। मेरे लिए इस बात को स्वीकार करना एक बड़ा शौक था कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, पर मैंने अपने आप को किसी तरह से समेटा और आगे के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। हम सब ने मिलकर शाम को ही टैक्सी से आकाश के गांव, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर था, जाने का तय किया। टैक्सी शहर से निकलकर तकरीबन 100 किलोमीटर ही चली थी कि खराब हो गई। ड्राइवर ने आगे जाने से मना कर दिया। रास्ता बियाबान था, रात हो रही थी, कोई ट्रैफिक भी नहीं था।
तभी एक चरवाहा अपनी मवेशियों को ले जाता हुआ दिखा। उसे गांव जाने के बारे में पूछा तो उसने बताया गांव को जाने वाली आखिरी बस 4 बजे निकल गई और कोई साधन अब नहीं मिलने वाला। 7 बजने को थे, अंधेरा बढ़ने लगा था। सब बहुत चिंतित थे, न पीछे जा सकते थे न आगे। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि अचानक शहर की ओर से आती एक गाड़ी की लाइट नजर आई। विकास अली ने हाथ देकर उसे रुकवाया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 5 देखें।